हेलो गाइस। तो 27 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो मॉर्निंग में नहीं आया, लेट क्यों हो गया उसका कारण मैंने आपको बता दिया था, जिन्होंने वो मॉर्निंग की रिवीजन वाली क्लास देखी होगी। और मेरी आवाज में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, बैठ सी गई है 2 दिन से लगातार जगने के कारण और भागा दौड़ी में आवाज पे भी इफेक्ट पड़ा है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें जो मैं समझाऊंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा मिशेल टेलाग्रेंट को। तो एबल पुरस्कार नाम सुनते ही आपको याद आएगा कि भैया इसे तो गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हाँ, तो ये वही है एबल पुरस्कार। और नॉर्वे सरकार ने 2001 में इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की थी। तो ये भी क्लियर हो गया किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे सरकार के द्वारा। और पहली बार ये 2003 में दिया गया था, किसे, जीएन पियरे को। हम तो अभी 2024 के लिए बात कर रहे हैं प्रश्न में, तो 2024 के लिए चुना है मिशेल टेलाग्रेंट को। अब ये कौन है भैया? ये फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो कि है पेरिस फ्रांस में, वहां पे गणित के रिसर्चर हैं। तो इनका नाम याद रखना है, मिशेल टेलाग्रेंट इनका नाम है। आपको याद है लास्ट ईयर किसे मिला था? ये 2023 में लुइस कैफरेली को मिला था। अब बाकी जो ऑप्शन में आपके लिए नाम लेकर के आया हूं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिकेन यामामोटो, इन्हें 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला था। क्रिस्टीना पेस्कोवा, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता इन्होंने, ये चेक रिपब्लिक की हैं। और डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद, 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हें मिला था। अच्छा, गणित से एक और पुरस्कार याद आता है, रामानुजन पुरस्कार 2023 का भी लेटेस्ट किसे मिला था? तो आंसर होगा रुइक्सियांग झांग को। तो वो भी याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स पेजेंट में शामिल होगा? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। इस प्रतियोगिता में मॉडल रूमी अलका हतानी ये सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करेंगी, उसे रिप्रेजेंट करेंगी। तो अगर पूछे कि कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स पेजेंट में शामिल होगा, तो आंसर होगा सऊदी अरब। और उसमें भी सऊदी अरब को कौन रिप्रेजेंट करेंगी, तो उनका नाम भी मैंने आपको बता दिया है, रूमी उनका नाम है। और अब भाई 2024 में मिस यूनिवर्स का ये एडिशन कौन सा होगा? 73rd नंबर का होगा। कहां पे? मैक्सिको में। अभी आपको याद है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता था? शेनिस पलासियो ने जीता था, जो कि निकारागुआ की हैं। वही अगर अभी तक बात करें मिस यूनिवर्स में कौन कौन भारतीय विजेता रह चुकी हैं, तो 3 ही हैं। 1994 में सुष्मिता सेन थी, सन 2000 में लारा दत्ता है, और 2021 में हरनाज कौर संधू रही थी। इसी तरह से मिस वर्ल्ड की अगर बात करें तो 2023 में अभी इसका 71 नंबर का एडिशन हुआ, जिसको होस्ट किया था भारत ने। और ये खिताब जीता था क्रिस्टीना पेस्कोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। कौन कौन भारतीय अभी तक मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं? तो 6 भारतीय हैं। 1966 में रीता फारिया बनी थी सबसे पहले, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, फिर 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, फिर सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। और आपको पता है मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? अभी नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ये कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सऊदी अरब अभी एक और चीज में शामिल हो रहा है, पहली बार हो रहा है, नहीं हो गया है, 1 जनवरी 2024 को ही हो गया। और उसमें केवल सऊदी अरब नहीं, टोटल 5 देश शामिल हुए हैं। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, मैं बात कर रहा हूं ब्रिक्स की। अब फटाफट से आप लोग लिख दो वो 5 देश कौन कौन से हैं। वैसे तो 6 होने वाले थे, एक नहीं हुआ। कौन सा? अर्जेंटीना नहीं हुआ। ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है। बाकी आप फटाफट से कमेंट में लिखेंगे कौन कौन से हो गए हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 मार्च को। तो हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है थिएटर ये दुनिया भर में मौजूद अलग अलग कलाओं, संस्कृति और परंपरा के लोगों तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया है। साल 1961 में 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना की थी। अच्छा, अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लेना कभी कोई कि दुनिया का सबसे पुराना थिएटर ये कौन सा है और कहां पर है, तो थिएटर ऑफ डायोनिसस उसे कहते हैं। ये ग्रीस के एथेंस में आपको मिलेगा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के रूप में मानी जाने वाली प्रसिद्ध धानु यात्रा को किस राज्य में मनाया जाता है? तो धानु यात्रा का संबंध किससे है? पढ़ा है हमने कई बार। आंसर होगा उड़ीसा।
अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है भैया। चलो मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराऊं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे। 20 मार्च को गौरैया दिवस। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस और 21 मार्च को विश्व कविता दिवस। और 21 मार्च को 2 और दिवस मनाए आपने, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। फिर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो ये मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में शिग्मो उत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा गोवा में। शिग्मो ये गोवा का एक लोकप्रिय उत्सव है। इसे फाल्गुन माह यानी कि मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 14 दिनों तक इसे मनाया जाता है। कहां पे? गोवा में। अच्छा, गोवा के और भी कुछ महत्वपूर्ण उत्सव महोत्सव हैं, जैसे कि साओ जो आओ महोत्सव हो गया। अभी भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल मनाया गया था गोवा में। लूसोफोन महोत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है गोवा में। अभी 2023 में जो 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है ये मनाया गया गोवा में। आपको याद है 2023 में जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे वो भी हुए थे गोवा में, जिसका शुभंकर था मोगा और उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। अब बताओ मुझे आपकी 2024 में जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स है वो कहाँ पे होंगे? इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है और हिंट मैं आपको दे दूं कि इसके उत्तर में ही उत्तर छिपा है। बाकी कुछ और भी महत्वपूर्ण आपको उत्सव फेयर फेस्टिवल में रिवाइज कराऊं जो आपको न्यूज में रहे थे। तो बन्नी उत्सव ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। लोसांग फेस्टिवल मनाया गया सिक्किम में। सिग्मो फेस्टिवल ये हमने देख ही लिया, गोवा का है। तानसेन समारोह ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव वैसे तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है, इस बार हमने देखा ये विदेश में भी मनाया गया। कहाँ पे? श्रीलंका में। हेथाई अम्मन उत्सव तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार भी होता है। आदिपेरक्कू भी होता है। कंबाला फेस्टिवल ये कर्नाटक का हो गया। मकर विलक्कू उत्सव हो गया केरल का। ये केरल में जो सबरीमाला मंदिर है ना, वहां पे इसका आयोजन होता है। ऊंट फेस्टिवल पूछेंगे तो बीकानेर आंसर करना, और मरु फेस्टिवल पूछेंगे तो जैसलमेर। ये दोनों राजस्थान के ही हैं, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक कौन सा शहर पहली बार बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बना? तो आंसर होगा मुंबई। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मुंबई शहर ये बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बन गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरे एशिया में जिस स्थान पे सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं वो है मुंबई। इस लिस्ट के अनुसार बात कर रहे हैं, मुंबई में 92 बिलियनियर्स हैं। इससे एक कदम चाइना का बीजिंग है, बीजिंग में 91 बिलियनियर्स है। तो ये तो हमने देखो एशिया के लेवल पे बात की है। एशिया में सबसे ज्यादा किस स्थान पे बिलियनियर्स रहते हैं? हमने कहा मुंबई में, तो उसे हमने कहा बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बिलियनियर्स रहते हैं न्यूयॉर्क में। कितने? 119। तो उसे आप क्या कहोगे? बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और दुनिया के मामले में, मतलब पूरी दुनिया के लिस्ट में मुंबई ये तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, पहले स्थान पे न्यूयॉर्क हो गया, दूसरे स्थान पे लंदन हो गया और तीसरे पे हो गया मुंबई। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सक्षम एप्लीकेशन। तो अभी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घर से मतदान कराने की घोषणा की है। और इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा, इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज्यादा है, 85 ईयर से ज्यादा है, और 40% से ज्यादा जिनमें स्थायी विकलांगता है, उन्हीं को घर बैठे वोट डालने का फायदा मिलेगा। और ऐसे लोग घर से मतदान कर सकें तो उनके लिए चुनाव आयोग ने अभी सक्षम नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी निर्वाचन आयोग ने बताओ किसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन बनाया था, तो आंसर होगा शीतल देवी को, जो कि एक पैरा तीरंदाज है, पैरा आर्चरी प्लेयर है। चलो निर्वाचन आयोग के बारे में सारी डिटेल में आपको देता हूं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में इसके बारे में आपको सब मिल जाएगा। स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। और वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है 25वें नंबर के। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? वीएस रमा देवी रही। अभी 2 नए चुनाव आयुक्त बने थे, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक तो गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एनकोर नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और अभी नो योर कैंडिडेट नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और नेशनल आइकॉन बनाया था किसे? राजकुमार राव को, और उससे पहले सचिन तेंदुलकर को। अभी पंजाब में किसे स्टेट आइकॉन बनाया था? शुभमन गिल को। तो यहाँ पे चुनाव आयोग से संबंधित सारी स्टैटिक जानकारी भी मैंने आपको दे दी है, और जो भी अभी तक हमने करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी है। और गाइज वीडियो लेट जरूर मिल रहा है, मैं बार बार वो कारण रिपीट करके आपका समय नहीं खराब करूंगा, वो आप सबको पता है अगर आपने सुबह वाला वीडियो देखा है तो। लेकिन लेट वीडियो मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है कि बहुत कम लोग ही वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि बाकी सब लोगों ने कहीं ना कहीं देख लिया होगा। लेकिन फिर भी कम लोग देखेंगे इसका मतलब ये नहीं है मैंने इसमें कोई बेईमानी की है। मैं जितना एफर्ट्स मॉर्निंग वाले वीडियो में लगाता हूँ, जब मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करता हूँ, इसमें भी उतने एफर्ट्स में लगा रहा हूँ। चाहे वीडियो मेरे को दिन में डालना पड़ जाए, कभी किसी कारणवश, या रात में डालना पड़ जाए, मेरी मेहनत एक जैसी रहती है। तो आप किसी बात की फिक्र मत करना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना अपने स्टडी ग्रुप में। हो सके आपके थ्रू ही सही कोई हमारे वीडियो को देख ले, तो शेयर जरूर करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस भारतीय के नाम पर सूर्य और बृहस्पति के मध्य में स्थित क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड जिसका नाम है 2005 EX-296 का नामकरण किया है? तो आंसर होगा प्रोफेसर जयंत मूर्ति। तो अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बेंगलुरु के भारतीय वैज्ञानिक है प्रोफेसर जयंत मूर्ति, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह, एक एस्टेरॉइड का नाम रखा है। ये क्षुद्र ग्रह 2005 में खोजा गया था और उसका नाम है 2005 EX-296, और अब इसका नाम भारत के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे रखा है। क्या नाम रखा? 215884 जयंत मूर्ति, ये इन्होंने नाम रखा है। आपको बता दूं, ये एस्टेरॉइड, ये क्षुद्र ग्रह हर 3.3 साल में एक बार मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी स्थापना होती है 1919 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसमें आपको याद होगा इससे पहले भी पंडित जसराज जी, जो कि शास्त्रीय गायक थे हमारे, उनके नाम पर भी एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको याद होगा, अभी समुद्री टार्डिग्रेड के एक नई प्रजाति खोजी गई थी और उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है ये किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में। और जुपिटर, यह याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है, जिसे आप बुध ग्रह बोलते हो। जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि अभी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी जिसका नाम है नॉक्टिस, इसकी खोज कहां पे की गई? किस ग्रह पे इसे खोजा गया? ये आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में ग्यालत्सुएन जेत्सुनपेगा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा भूटान में। तो 2019 में ही भारत की सहायता से इस हॉस्पिटल को निर्माण को शुरू किया गया था। निर्माण तो मतलब 2019 में शुरू हो गया था और भारत की सहायता से। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 130 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी और अभी ये बनकर तैयार हो गया। तो मोदी जी अभी जब भूटान गए हुए थे तो वहां पे उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था, जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, और ये सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी नेता बने थे। पढ़ा था हम लोगों ने। अब बात भूटान की है तो ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल थिम्पू होती है, करेंसी है गल्ट्रम या भारतीय रुपया भी चलता है। प्रधानमंत्री अभी बने थे फिर से शेरिंग टॉप के। यहाँ के राजा हैं चिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। आपको याद हो तो कुछ समय पहले इन राजा साहब ने ही, इन राजा जी ने ही WHO में जो दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्र निदेशक रही थी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह,
उनको भूटान का नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। वैसे अब याद रखना, ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की क्षेत्र निदेशक कौन है? तो साइमा वाजेद इनका नाम है। नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना, उनकी बेटी हैं। और एक पारो हवाई अड्डा याद रखना भी न्यूज में था। मोदी जी यहाँ पे लैंड किए थे, उतरे थे, तो उनको वहां के प्रधानमंत्री जी लेने आए थे शेयरिंग टॉप के। तो ये हवाई अड्डा न्यूज में था, पारो हवाई अड्डा भूटान में है। और भूटान ये भारत और चाइना के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। वहीं भारत में बात करें किन राज्यों से सीमा बनाता है तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ में। और भूटान की भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 699 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस सेंज ने। तो कार्लोस सेंज ये फेरारी के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। ये इस साल की तीसरी फॉर्मूला 1 रेस है। इससे पहले 2 हो चुकी है, बहरीन ग्रैंड प्री और सऊदी अरब ग्रैंड प्री, और दोनों को जीता था मैक्स वर्स्टपन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। ये तीसरी हुई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, उसको कार्लोस सेंज ने जीत लिया। ये फेरारी के ड्राइवर हैं, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 189 नंबर का। तो भारत में सबसे पुराने और सबसे सुशोभित अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने अभी मेघालय की कैपिटल शिलोंग, जहां पे इसका हेडक्वार्टर भी है, वहां पे उन्होंने अपना 189वां 189 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। असम राइफल्स की बात करेंगे, स्थापना होती है 1835 में। हेडक्वार्टर मैंने कहा शिलोंग मेघालय में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको हमारी जो आर्मी फोर्सेज हैं उनके डायरेक्टर जनरल्स के नाम याद करवाता हूँ। जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी नीना सिंह। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके बने अनीश दयाल सिंह। ITBP के राहुल रसगोत्रा बने अभी नए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अभी बन गए दलजीत सिंह चौधरी। ये सशस्त्र सीमा बल के भी डायरेक्टर जनरल है। तो ये नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन एंड हो गया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। दोस्तों के साथ में प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना ना, स्टडी ग्रुप में भी कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, गरुड़ एरोस्पेस ने अभी सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया, नाम क्या है? त्रिशूल है। फिर पूछा, पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने? अभय के ने। फिर पूछा, एसडाई ने किस नाम से इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की स्थापना को मंजूरी दी? तो आंसर होगा बीमा सुगम। फिर पूछा, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया? 21 मार्च को। फिर पूछा, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना? तो भारत को। फिर पूछा, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? क्रिस ब्राउन बन गए। फिर पूछा, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी बनाया? पोखरा को। फिर पूछा, पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीट्स का उद्घाटन कहां पे किया गया? मोहाली पंजाब में। और फिर पूछा, किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा? गुलवीर सिंह ने। तो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सुकृता पॉल कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।